मुख्तलिफ रंग व बू व गुल से बात बनती है। मुख्तलिफ रंग व बू व गुल से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। सारे के सारे एक हों तो चमन की बात बनती है। हिंदुस्तान के अंदर जितने मज़ाहिब हैं उनकी डाइवर्सिटी बरकरार रहनी चाहिए, कोई किसी को ख़त्म ना करे, उनके अंदर आपस में कबूलियत रहनी चाहिए। अगर आप एक शेर है, सुन लीजिएगा। आलमो जहां के रास्ते बढ़ते हैं किस तरफ, आलमो जहां के रास्ते बढ़ते हैं किस तरफ, मंजिल ही हम सफर हो तो जुस्तजू किसकी। अब सवाल यह है कि मेरी मंजिल क्या है। अगर मेरी मंजिल यह है कि नहीं, हक बात जिंदा रहनी चाहिए, तो इलेक्शन के हार जीत के मायने खत्म। मेरी मंजिल हक बात जिंदा, वो जिंदा है। इंसान को इंसानियत पे खड़े हो जाना चाहिए। अगर मेरी मंजिल यह है तो इलेक्शन की हार जीत के मायने कोई नहीं। दादा के बाद अब आप जो दोबारा से पुनः कांग्रेस में आए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी आपको बड़ा सम्मान दिया है, विधानसभा लोकसभा लड़ाने का कार्य किया है, क्या कुछ उम्मीदें लेकर आए हैं? मेरा ख्वाब है साहब, अब मेरा ख्वाब यह है कि फिर उस आज़ाद हवा के अंदर सांस ले सकें जहां हम सब हिंदू मुस्लिम बैठ करके मोहब्बत के साथ बातें कर सकें। मेरा सवाल है, जहां मैं ये चाहता हूं रघुपति राघव राजा राम, और वो सब दोबारा वो सारे के सारे मतलब हिंदुस्तान एक होकर के बैठ जाए। और एक वो जब होगा जब इसकी डाइवर्सिटीज जो विरोधाभास है उसको मेंटेन किया जाए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हिंदुस्तान वो एक वो है, बड़ा मुझे पसंद है कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ रंग व बू व गुल से बात बनती है। मुख्तलिफ रंग व बू व गुल से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। सारे के सारे एक हों तो चमन की बात बनती है। हिंदुस्तान के अंदर जितने मज़ाहिब हैं उनकी डाइवर्सिटी बरकरार रहनी चाहिए, कोई किसी को ख़त्म ना करे, उनके अंदर आपस में कबूलियत रहनी चाहिए। अगर यहाँ पर हरियाणिया भी है, पंजाबियत भी है, मद्रासी भी है, बंगाली भी है, ये सारी ज़बानें जिंदा रहनी चाहिए, इससे हिंदुस्तान अमीर होता है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि उर्दू की शायरी भी यहाँ रहनी चाहिए, हमारे यूपी और बिहार के लोकगीत भी रहने चाहिए, और हमारे बंगाल का जो बाबा रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन अधिनायक जो है दिया, सारी की सारी कलाएं जिंदा रहनी चाहिए। यहाँ भंगड़ा भी जिंदा रहना चाहिए, यहाँ कुचिपुड़ी नृत्य और कथक भी जिंदा रहना चाहिए, तब जाकर के ये हिंदुस्तान रईस होता है। और मेरी तो दुआ है कि कांग्रेस ने जो लिखा है ना, ये राहुल गांधी जी ने नारा दिया, डरो मत, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। नफरत फैलाते हैं, ये तानाशाही करते हैं, दंगा करते हैं, लेकिन डरो मत। यकीन रखो बाबा साहब के संविधान पर, हिंदुस्तान की आत्मा पर। राहुल जी ने कहा कि डरो मत, भारत जोड़ो, ये रास्ता है। और मैं बार बार कहता हूं कि लिखिए, अब इस बार इलेक्शन की बेचैनी से इंतजार हो रही है, क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर मेरा भारत जुड़ेगा, मेरा भारत बचेगा। लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन क्या वजह रही है आफ्ताब साहब, जो चमकीला अर्थ जिसका होता है, सूर्य के समान होता है, किस्मत मेहरबान नहीं हो पाई, चमकीली किस्मत क्यों नहीं बन पाई, क्या मानना है आपका? नहीं साहब, मैं तो ये कहता हूं कि लोगों का, साथियों का जितना हम एहसान माने उतना कम है। आप गौर कीजिएगा, सन 96 में हम पहला इलेक्शन लड़े, मतलब हमारी सारी जिंदगी जो है कुछ असूल की बुनियाद पर धारा के विपरीत खड़े होकर के हमें लड़ना पड़ा। धारा के विपरीत। सन 96 के अंदर हम आजाद लड़ रहे थे, सरकार समाजवादी की थी, नेताजी मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के बेटे को टिकट हुआ था, तो उसको लेकर कुछ इश्यूज खड़े हो गए थे। तो रामचरण दास जी प्रदेश अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, 15-17 मंत्रालय थे, और ये सब चीजें, और हम इधर आजाद लड़ रहे थे। तो एक विपरीत, लेकिन लोगों ने इतना वोट दिया, इतना वोट दिया कि हम कुछ वोटों से हार गए थे। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक जमानत जब्त हुई थी समाजवादी की, वो हमारे यहाँ हुई थी। तो हार जीत अपनी जगह, लेकिन लोगों ने आजाद होते हुए भी बड़ी महत्व। अब उसके बाद अगला इस इलेक्शन के अंदर 300 वोट से तकरीबन निर्भयपाल साहब जीत गए थे। बीजेपी गवर्नमेंट बन गई थी उस इलेक्शन में, राजनाथ जी चीफ मिनिस्टर थे। तो उसमें फिर आकर के निर्भयपाल साहब जी की हत्या हो गई थी, बड़ी दुखद घटना थी वो, और वो एक बड़ा अजीब केस था। बहरहाल, तो जब उनकी हत्या हो गई तो वहां बाई इलेक्शन हुआ। अब बाई इलेक्शन के अंदर उनके बेटे राघव साहब लड़ रहे थे, और बीजेपी के, एक तो उनका मर्डर, ऊपर से प्रतिष्ठा का सवाल, ये वो सब चीजें।
तो हम फिर धारा के विपरीत थे, लेकिन फिर लोगों ने बहुत मोहब्बत करी, बहुत इज्जत करी। हार जीत अपनी जगह, लेकिन मजबूती से खड़े रहे। ये सारे हमारे साथियों की, आवाम का, मतलब हमसे इनका एहसान नहीं उतरता, ये हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद अगला इलेक्शन आया तो कुछ मैं बताऊं, वरना उसमें बहुत चाहिए, लेकिन इश्यूज रहे इन्वॉल्व, इसीलिए तो उसके अंदर फिर आप जानते ही हैं, हम और इमरान आमने सामने आ गए थे। तो वो चीज, फिर इलेक्शन हुआ, फिर वही, तो मतलब हम धारा के विपरीत, लेकिन ऐसी उसके अंदर लोगों ने हमें मजबूती से जिंदा रख के, और हमसे ये काम कुदरत वार नहीं लिया कि हमने इश्यूज को जिंदा रखा। जो हक बात है, सच बात है, ढंग की बात है, वो जिंदा रहनी चाहिए। अभी आपने शुरू शुरू में एक शेर पढ़ा कि साहब, वो जो पढ़ रहे थे ना कि आफताब के नीचे वो अंधेरा क्यों है। मैं उस पर आपको एक शेर बता दूं साहब, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है, ये मेरा शेर खुद का लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, हालांकि वो भी मेरा अपना लिखा हुआ था, आपके ले जाए। बहरहाल कोई अगर गलती हो तो मैं माफ कीजिएगा, क्योंकि हम शायर तो है नहीं, लेकिन एक ख्याल आ रहा था तो लिख दिया साहब। मैं इन चीजों को ना अंधेरे मानता हूँ, ना शिकस्त मानता हूँ। मेरा कहना यह है, मैं एक चीज लिखती थी, मैंने कहा साहब, एक शेर है, सुन लीजिएगा। आलमो जहां के रास्ते बढ़ते हैं किस तरफ, आलमो जहां के रास्ते बढ़ते हैं किस तरफ, मंजिल ही हम सफर हो तो जुस्तजू किसकी। अब सवाल यह है कि मेरी मंजिल क्या है। अगर मेरी मंजिल यह है कि नहीं, हक बात जिंदा रहनी चाहिए, तो इलेक्शन के हार जीत के मायने खत्म। मेरी मंजिल हक बात जिंदा, वो जिंदा है। इंसान को इंसानियत पे खड़े हो जाना चाहिए। अगर मेरी मंजिल यह है तो इलेक्शन की हार जीत के मायने कोई नहीं। और आज भी हमें टिकट मिले ना मिले, इलेक्शन लड़े ना लड़े, ये पार्टी का फैसला है। जैसे हमें नेतृत्व आदेश देगा, हम उसको मान करके चलेंगे। लेकिन जो ये फिलहाल की चीज है, अच्छाई भलाई की है, तो मंजिल तो हमारे साथ चल रही है, तो जुस्तजू किसकी, जो होगा देखा जाएगा। तो ये मैंने आपकी बात का जवाब दिया। मैंने कहा कुछ सोच हमारी भी है साहब। हमेशा विरोधाभास रहा है आपका, तालमेल कैसे बनाएंगे? इमरान साहब भी पार्टी में आ गए हैं, आप भी पार्टी में आ गए हैं, हाथ कैसे मिलाएंगे? देखिए, ये तो वही बात है जिसका मैं भी जवाब दे रहा था। कोई शक नहीं कि इमरान साहब भी पार्टी में हैं और हम भी पार्टी में हैं, और दोनों के दोनों, मैं अपने लिए तो कह सकता हूं, मुझे उम्मीद उनसे भी यही है कि आज देश को बचाने का सवाल है, आज देश को भाजपा से निजात दिलाने का सवाल है। आज नेतृत्व के साथ कांग्रेस, मतलब मैं देखता हूं कि हम तो समाजवादी में थे पहले, लेकिन वो G23, वो सब न जाने कैसे कैसे लोग कांग्रेस में रहकर बीजेपी और आरएसएस के पैरोल पर थे। राहुल गांधी जी बहुत उससे निकल के आए हैं। तो आज का मौका यह है कि जब सब चीजें साफ हो गई हैं, G23 से निजात मिल गई है, जो लोग थोड़े से डुअल कैरेक्टर्स थे उनसे पार्टी को साफ कर लिया गया है, और एक बहुत बड़ा संघर्ष लेकर के राहुल जी चल रहे हैं। ओ माय गॉड। तो ऐसे के अंदर अब कोई वो नहीं, पार्टी का आदेश, उसमें हम हो, इमरान साहब हो, कोई हो, XYZ, नहीं नहीं नहीं, आज पार्टी के लिए हम खड़े हैं। जो पार्टी का आदेश, उसका पालन किया जाएगा। और अर्जुन को चिड़िया की आंख ना, ये गवर्नमेंट्स नहीं रहनी चाहिए, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। इनको जाना चाहिए, देश पनपना चाहिए, अर्थव्यवस्था संभलनी चाहिए, किसान जो है वो आत्महत्याओं से बाहर आए, वो हालात बनने चाहिए। सब विजन राहुल जी के पास है। नौजवान बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए, उनकी रिश्ते शादी ब्याह हों। जो गरीब है उन्हें काम करने का मौका मिलना चाहिए। हर चीज अडानी लेकर बैठ जाएंगे, ये हिंदुस्तान क्या भूखा मरेगा, गुलामी करेगा क्या किसी की? नहीं, समाजवाद जिंदा रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं साहब। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आज कोई सवाल नहीं, सब सवाल बेमाने हैं। जो पार्टी का आदेश होगा वही सर्वोपरि है, उसी को इंशाल्लाह लेकर के चला जाएगा। क्या अब्दुल कांग्रेस के साथ जुड़ पाएगा, जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होने का काम करता है? प्रदेश में हमेशा देखा जाए तो जो एक, अगर देखा जाए निर्णायक स्थिति में, जिसको नेता मानते हैं समाजवादी पार्टी पे हमेशा मुसलमान ने विश्वास किया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, अब्दुल हाथ मिलाने का कार्य करेगा कांग्रेस से? देखिए साहब, अब्दुल जो है ना, वो एक मुसलमान है, वो एक हिंदुस्तानी है, वो एक इंसान है। तो हिंदुस्तानी मुसलमान वो इंसान, उसे अब्दुल कहा जाता है। वो अकल भी रखता है, शौर भी रखता है, वो अपने मिजाज के अंदर एतदाल भी रखता है। वो जानता है कि आज के माहौल के अंदर राहुल जी का साथ देना आज के वक्त की पुकार है।
और इससे आप बेफिक्र रहिएगा, आने दीजिए इलेक्शन, हम दिखाएंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मैं बात अब्दुल ही की क्यों करूं, ना नहीं, आनंद भी है, अब्दुल भी है। और साहब मेरा भाई जो है वो सिख हो ईसाई हो, और ना ना ना, अब्दुल को छोड़ दीजिए। आज तो पूरा हिंदुस्तान राहुल जी के साथ है। और हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूं, कोई अगर आज कांग्रेस अलायंस से बाहर रहे तो पॉलिटिकली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बस मैं इतना कह सकता हूं। यूसीसी अगर आता है तो हिंदू हितैषी कैसे हो सकता है, मुस्लिम विरोधी कैसे माना जाए उसको? देखिए साहब, ये बात यह है कि ये यूसीसी है ना, ये सही मायनों के अंदर इसका मुसलमान से और इससे उससे ताल्लुक, मैंने आपसे देखिए, हमने आपसे कहा ये मुल्क जो है, इट इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब इसके अंदर बड़ा विरोधाभास है, अलग अलग इसकी धाराएं हैं, और इन सबको एक रखना मोहब्बत के साथ, इसे ही हिंदुस्तान कहते हैं। तो यूसीसी जो है, ये भी एक इन्होंने गलत धारणा बना रखी है कि साहब ये मुसलमानों के खिलाफ है। हिंदुस्तान के अंदर विरोधाभास है बहुत ज्यादा, और हमें हर सभ्यता को जिंदा रखना है, हर जो ट्रेडिशंस हैं उनको जिंदा रखना। अब हिंदू समाज ही आ जाइए साहब, यूसीसी जो है, अगर नॉर्थ के हिंदू को देखिए तो यहाँ कुछ परंपराएं अलग हैं, साउथ के हिंदू को देखिए कि वहां की परंपराएं कुछ अलग हैं। मुसलमान का तो चलो फिर भी यह है कि पूरी दुनिया में परंपरा एक ही मिलेगी उसके अंदर, लेकिन ये फैक्ट है। हाँ, तो ये यूसीसी जो है ना, ये तो मुसलमान का नाम लेकर दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर सिंपल सी बात है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जब तक ये डाइवर्सिटी मेंटेन है, ये मुल्क मेंटेन है। डाइवर्सिटी को खत्म करने की बात की जाएगी तो नहीं, तो इसके अंदर तो चलिए साहब यूसीसी लाइए पहले, लेकिन इसके अंदर जो इतना हल्की चीज नहीं है, इसको बहुत समझदारी से, इसको ऐसे इस्तेमाल ना करिए कि साहब इसके अंदर हम मुसलमानों का इलाज कर रहे हैं। नो, इसको, इसमें बहुत समझदार लोग होने चाहिए, समझदार पैनल्स होना चाहिए, इसका दायरा क्या है क्या नहीं ये डिफाइंड होना चाहिए। मतलब ये चीज ऐसी है जो देश की मजबूती भलाई से ताल्लुक रखती है, तो इसको मजाक ना बनाएं, इसको ऐसे कह कर के साहब ये तो मुसलमान, ना 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 ना, ये देश के लिए है। तो इसको, मेरा तो मानना यह है, अगर कोई मुझसे पूछे कि इसके अंदर समझदार लोगों का, आलिमों का एक पैनल बनाया जाए, वो डिफाइन करें कि इसके क्या हद हदूद होंगी, कैसे, मतलब इसका फाइनल रिजल्ट ये होना चाहिए कि यूसीसी एक बोन ऑफ कंटेंशन ना बने, यूसीसी जो है एक आपस में झगड़े फसाद की जड़ ना बने, यूसीसी देश के हित के अंदर साबित हो, इसका कुछ ऐसा रूप आना चाहिए। सिंसेरिटी जरूरी है इसको लागू करने में। बढ़ती जनसंख्या को लेके विश्व के अगर देखा जाए तो जो नंबर 1 पर आज हम खड़े हैं बढ़ती जनसंख्या को लेके जाए, फिर रोज आफ्ताब साहब का क्या मानना है कि अगर जनसंख्या कानून बन जाता है, देश के हित में होगा, अहित में होगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए साहब, मेरा मानना तो ये है कि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि जनसंख्या भी एक ताकत है। आज पूरी दुनिया के अंदर, अगर मतलब ऐसा नहीं है तो हम चांद पे भी पहुंच रहे हैं, हमारे साइंटिस्टों ने कमाल किया है। यूं तो हम बड़ी बड़े डेवलपमेंट्स भी कर रहे हैं, हमारे आलिमों ने कमाल किया है। हमने यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, आईआईएम, हमने क्या नहीं बनाया, हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे आलिमों ने कमाल किया है। लेकिन साथ साथ उन ताकतों के हमारे मुल्क के अंदर ये सब चीजें अपनी जगह, लेकिन साहब मैं देखता हूँ, मतलब मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी मैं देख रहा था इटली के बारे के अंदर, तो वहाँ टीवी यूट्यूब पर वो था कि साहब इटली में कुछ गांव है जो वीरान पड़े हुए हैं, और वो शायद 1 यूरो के अंदर बेचने को तैयार है। शर्त यह है कि हमारे गांव में हमारे प्रॉपर्टी 1 यूरो में खरीद लीजिए, लेकिन वहां रहिए, ताकि वहां वीरानियत ना आए। तो आबादी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है साहब। एरिस्टोटल ने, जिसको हम अफलातून अरस्तू कहते हैं, एरिस्टोटल ने कहा कि साहब मैन इज अ सोशल एनिमल, ही कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। मतलब तन्हाई के अंदर इंसान नहीं रह सकता, ये एक सामाजिक वो है, इसको समाज में रहना। तो देखिए, हर चीज के अंदर मेरा मानना है कि एक्सट्रीमिज्म जो है उसको हटकर एक मॉडरेट व्यू होना चाहिए। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो भी अपनी जगह, एक जगह ठीक है, लेकिन उसका ये देख करके देखिए कि हमारा हाल चीन जैसा ना हो जाए, कि जो पूरी दुनिया के अंदर चीन अब थोड़े दिनों में, लोग कहते हैं जो आलिम है, कि वो बूढ़ा मुल्क हो जाएगा, बूढ़ा मुल्क, वहां पे आबादी रोक ली गई, जो है वो बूढ़े हो जाएं, तो वर्कफोर्स जो है दिक्कत आएगी। हमारा मुल्क इटली की और फ्रांस की तरह ना हो जाए। तो हर चीज के अंदर एक समझदारी, एक मॉडरेशन की जरूरत है। तो ये यूसीसी है, ये जो आपका पॉपुलेशन, ये सारी की सारी चीजें, ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, और देखिए मेरे देश से ताल्लुक रखते हैं, तो इसको इतने हल्के में नहीं, सब इकट्ठे होइए, आलिम्स, अच्छे अच्छे लोग जिनकी नीयत साफ है, ताकि एक ऐसा रूप बन सके जो देश के हित में हो।
बस मैं तो यही कहूंगा। इंडिया अब इंडिया के नाम से नहीं जाना जाएगा, भारत के नाम से जाना जाएगा। कैसे देखते हैं, क्या गठबंधन का नाम इतना भारी हो सकता है सरकार के लिए? देखिए, हमें एक बात है, जो मैंने आपसे कहा कि इस बार इलेक्शन आने दीजिए, इंडिया सरकार आ रही है, बीजेपी को शिकस्त हो रही है, मोदी साहब जा रहे हैं, तो ये खौफ इनके जहन में है, और वो खौफ के लिए बजाय इसके कोई रास्ता निकालें। अब ये जो रास्ता निकाल रहे हैं, मतलब कमाल। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। मेरे घर में एक बच्चा है, उसको मैं कभी तो प्यार से चिंटू कह देता हूं, कभी उससे प्यार को मुन्नू कह देता हूं, और कभी उसे मुस्तफा कह देता हूं। तो है तो वो एक ही ना। कभी मेरी कोई मोहब्बत है, कभी मेरी कोई मोहब्बत है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन, अब क्या फर्क है? अब अगर वो लोग वहां के इस पे बहस करने लगे, तो एक अच्छी खासी मेरी जो ताकत है, वो खाम खा एक बेमाने उसके अंदर जाया हो रही है। तो यहां पे भी इन्हें कुछ करना वरना तो है नहीं, बीजेपी और मोदी को इन्हें कुछ करना वरना तो है नहीं। इनको सिर्फ यही है कि अब जो है लाइन में लगा दीजिए, अब नोटबंदी कर दीजिए, अब देश में जो है वो इंडिया नहीं भारत होगा। अब जो है मतलब बस अनाप शनाप वन नेशन वन इलेक्शन होगा। अब हर वो चीज जिसका कुछ नहीं, टाइम वेस्टिंग वो है, क्योंकि तामीरी काम कोई है नहीं, तो इसलिए उसके अंदर ना पड़ा ये सब, इसके कोई मायने नहीं साहब। इंडिया है तो मेरा मुल्क है, भारत है तो मेरा मुल्क है, हिंदुस्तान है तो मेरा मुल्क है। कुछ किसी नाम से बुलाए, कुछ नाम से पुकार लीजिए, और हमारा तो संविधान कहता है भारत दैट इज इंडिया। लेकिन समझाए कौन? लेकिन समझाए कौन? लेकिन समझाए कौन? अब इसके अलावा जो है, अब हिंदुस्तान है। अब बताइए, मुझे इतना फक्र होता है, बाई गॉड, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जब मैं किसी से मिलता हूं ना, और जब मेरा एक जहां मैं सोसाइटी में रहता हूं, तो वहां सोसाइटी के अंदर भी जो हमारे गार्ड्स हैं, उनके जो हेड हैं, तो मुझे देख करके उनके दिल में पता नहीं क्या, हम दोनों नाम क्या, जय हिंद, जय हिंद, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जय हिंद। कितना इसके अंदर एक फक्र है, क्या बात है साहब। तो ये जय हिंद, तो जय भारत भी अच्छा है, सब चीज अच्छी है, लेकिन जय हिंद मतलब क्यों खत्म करते हो? ये अलग अलग मोहब्बत के तरीके हैं मेरे मुल्क से, इन्हें क्यों खत्म करते हो? ये टाइम वेस्टेज है बस, और कुछ नहीं, वरना मेरा मुल्क तो मेरा मुल्क है, किसी नाम से पुकारिए, रहेगा तो वही। हिंदुस्तान को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर जोर पकड़ रही है, लगातार मांग बढ़ती जा रही है। कैसे देखते हैं हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो, या होने की मांग की जा रही है तो? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं फिर वही बात बता दूं, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो देश के तई सीरियस नहीं, बल्कि एक टाइम वेस्टेज के साथ बात करते हैं। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करें, मतलब मैं मुसलमान हूं, मुझे इन पर बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेमानी चीजें हैं, हाँ हाइपोथेटिकल, और उसके बाद ये है कि फिर उसमें खाम खाम मुसलमान है तो उसका एक खाम खा का इशू भी बनता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि कोई भी हो, सेंसिबल लगाइए हिंदू राष्ट्र, तो साहब फिर उसमें खालिस्तान को कैसे रोकोगे, या उसको कैसे कंडेम करोगे, या कैसे कहोगे कि नहीं ये गैर कानूनी है? फिर यहां पे कोई अगर कल की रोज इस्लामिक मुल्क की बात करने लगे, उसको कैसे रोकोगे? मतलब नॉट डन, ऐसे नहीं। ये राष्ट्र जो है ना, बस ये सेकुलर राष्ट्र बाबा साहब का जो है ना, बस वही सही है। बाबा साहब ने यहाँ वो फॉर्मूला दे रखा है, और बाकी जितनी चीजें हैं, मतलब कुछ नहीं। मैं तो इस बात को कहता हूं, वो साहब पता नहीं कहां कहां से आके वो गॉड से, नाथुराम गॉडसे का मंदिर बनाया जाए, उनको मालाएं पहनाई जाए, कमाल की बात है भाई। तो फिर किस मुंह से आप अजमलकत साहब को, भिंडरा वाले को, मतलब ये कंट्रोवर्शियल बात है, मैं इन पर बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन नॉनसेंस। अच्छा खासा देश है, इसमें मोहब्बत से चलो ना, जो अच्छी चीजें हैं उनको लेकर के चलो ना। हिंदू राष्ट्र मतलब सेकुलरिज्म के अंदर हिंदू जो है वो हिंदू बन के रहे, कौन रोकता है? हमारा संविधान इजाजत देता है। कोई यूं कहे कि साहब इसे इस्लामिक मुल्क बना दीजिए, बाबा साहब का संविधान है, वो मुझे तमाम हकूक देता है, तो ठीक तो है। मतलब ऐसी क्या चीज है जो मुझे और चाहिए? ईसाई हैं उनको, सिख हैं, आप गुरुद्वारे जाइए, अपना जो भी उनके धार्मिक हैं वो काम कीजिए, पगड़ी रखिए, कृपान, सब चीज है। तो बाबा साहब ने वो फॉर्मूला दे दिया कि जिसे जो चाहिए ऑलरेडी मिला हुआ तो है। लेकिन जब हम एक किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं, तो नहीं साहब इस्लामिक राष्ट्र, तो उसके अंदर मैं हिंदुओं को बाहर करता हूं, अपने हिंदू भाइयों को। नहीं साहब हिंदू राष्ट्र, तो उसके अंदर मैं जो गैर हिंदू लोग हैं उनको बाहर करता हूं। बाबा साहब ने वो फॉर्मूला दिया है कि जिसका जो है सब है, तो और फिर हम इकट्ठे, तो जय बाबा, जय भीमराव।
तो मेरा मानना यह है। क्या वर्तमान परिवेश में आपको लगता है कि बाबा साहब का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है भी, क्या सुरक्षित हाथों में है? देखिए साहब, एक बात सुनिए, बाबा साहब का संविधान आलीशान संविधान है, और जो आपने सवाल किया क्या सुरक्षित हाथों में है, बिल्कुल नहीं है। कैसे बचाएंगे फिर? अभी कांग्रेस ने एक जगह जगह जाके संविधान बचाओ पे भी काम किया है, तो कैसे? मेरा देखिए सवाल है साहब, सर आपसे। अरे साहब कुछ नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, हिंदुस्तान की आवाम पे भरोसा रखिए। ये शोर मचाते हैं, आप क्या समझ रहे हैं, ये देश है, ये बड़ी बड़ी चीजों से निकल के आया है। इसने बड़े बड़े दंश झेले हैं, इस देश ने बड़े बड़ी आफतें आई हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस आए हैं, सब निकल करके आए हैं। ये भी एक चैलेंज है, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान एक आलीशान मुल्क है, आलीशान। यहाँ का अवाम, हिंदू मुसलमान मिलके इसको बचा लेगा, आप बेफिक्र रहिए। मुझे अपने से ज्यादा भरोसा अपने हिंदू भाइयों पर है, एंड आई एम 100% श्योर कि मेरा भरोसा सही है, बिल्कुल आई एम 100% श्योर। चलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में बेबाक टिप्पणी कर रहे थे फिरोज आफ्ताब साहब, कांग्रेस नेता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। आपने बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बेबाक टिप्पणी आपने की है। देश को अगर बचाना है तो राहुल गांधी को लाना होगा, ऐसे आपका मानना भी है, कहना भी है, और इसी विश्वास के साथ आपने जो कांग्रेस का और हाथ मिलाने से हाथ मिलाया, हाथ काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।